हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने माना था कि यह एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है और इनिशियली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है और इसकी एनर्जी भी जीरो है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट किया। वह फोर्स जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है एफ कोस ऑफ थीटा मीन्स 10 कोस ऑफ 60 डिग्री और वो है 5 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से यह ऑब्जेक्ट लगातार मूव किए जा रहा है। हमने माना कि इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया था और किसी टाइम पर यह पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा है और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वह है 100 मीटर। तो फ्रेंड्स, अब ए से बी तक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन ने कितना वर्क डन किया है वह होगा 100 इंटू 5, बिकॉज 100 इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 5 न्यूटन इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो 100 इंटू 5 हो जाता है 500 जूल। तो इस ऑब्जेक्ट पर ए से बी तक 500 जूल वर्क डन हुआ है। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि यह जो ब्लॉक है या यह जो ऑब्जेक्ट है जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा तो ऐसा नहीं है कि यह बी पर जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट पर एक 5 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की एक एक्सीलरेटेड मोशन होगी। और हमने यह भी अज्यूम किया था कि इस ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा 5 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जिस टाइम पे यह 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा तो उस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी बन चुकी होगी और उस वेलोसिटी की वैल्यू होगी vb इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी कुछ सर्टन वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है। और क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉइंट बी पर 10 मीटर पर सेकेंड है तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया तो वह भी आया था 500 जूल। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिस जितना हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया दैट इज 500 जूल, वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और इस ऑब्जेक्ट पर हमने वर्क डन किसकी हेल्प से किया था? एक एक्सटर्नल फोर्स था 10 न्यूटन, इसकी हेल्प से हमने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया था। तो फ्रेंड्स, अब यहां तक समझने के बाद हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यह जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा था। जब यह पॉइंट बी पर पहुंचा तो भी यह 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा था। अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट बी पर हम इस 10 न्यूटन के फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इस 10 न्यूटन के फोर्स को रिमूव किया तो ऑटोमेटिकली ये 5 न्यूटन का फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस वॉज द कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन। सो यह भी डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या होगा,
क्योंकि यह ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता आ रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन, लेकिन अब पॉइंट बी पर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिमूव कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि यह फोर्स रिमूव करने से तुरंत रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि एट पॉइंट बी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो बन गई थी, दैट इज vb वॉज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि यह सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो यह ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली इस स्पीड से मूव करता रहेगा until and unless some external force is applied on it to remove this to stop this object. This is Newton first law. बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यह ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट बी। तो अब यह ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगा, और हम मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव करता करता पॉइंट सी तक पहुंच गया, और बी से लेकर सी की डिस्टेंस है 150 मीटर। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट ए पर इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी थी वह थी 0। पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड और एनर्जी हो गई 500 जूल। अब जब यह ऑब्जेक्ट पॉइंट सी तक पहुंचा तो पॉइंट सी पर भी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी है 500 जूल। तो फ्रेंड्स बी से सी तक इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, और ना ही बी से सी तक हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू सी? बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाउएवर यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो है 150 मीटर, लेकिन बी से सी तक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी नेट फोर्स ने एक्ट नहीं किया है, और जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो होगा 0। और क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर बी से सी तक वर्क डन 0 हुआ है, इस वजह से इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा बी से सी तक, और जो एनर्जी इसकी पॉइंट बी पर थी दैट इज 500 जूल, वही एनर्जी इसकी पॉइंट सी पे होगी दैट इज 500 जूल। दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क डन किया ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है, वह चेंज नहीं होगी, और वह पॉइंट बी और पॉइंट सी पर सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स अब यहां तक समझने के बाद अब हम एक नई सिचुएशन अज्यूम करते हैं, जिसमें जैसा कि हमें पता है पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की एनर्जी भी 0 थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 थी। इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से इस पे कुछ वर्क डन हुआ 500 जूल का। तो पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर 500 जूल एनर्जी आ गई, और इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने फोर्स को रिमूव कर दिया। फोर्स को रिमूव करने की वजह से यह ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा, और हमने माना कि यह पॉइंट सी तक इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। तो पॉइंट सी पर भी इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी थी वो थी 500 जूल, और वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे हम एक नई सिचुएशन अज्यूम करते हैं, और हम मानते हैं कि पॉइंट सी के बाद जो सरफेस है वह फ्रिक्शनलेस न होकर फ्रिक्शन सरफेस है। तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस की वजह से अब इस ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा, और मान लीजिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वह है 2 न्यूटन। तो ये जो 2 न्यूटन फोर्स है, यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा। मींस यह फोर्स
इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम के साथ कम करेगा, मींस इस ऑब्जेक्ट को डी एक्सिलरेट करेगा। अब मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि जब यह 2 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डी एक्सिलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ जैसे जैसे आगे मूव करेगा कम होती चली जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यह ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा। तो हम मानते हैं कि सपोज किसी पॉइंट डी पर यह ऑब्जेक्ट जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई और इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो अब यह CD डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यह एक 2 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है और यह 2 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर एक वर्क डन तो हो रहा है, क्योंकि यहां पर इस ऑब्जेक्ट की मोशन भी हो रही है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट भी कर रहा है। बट दिस इज नेगेटिव वर्क डन, because this force means this frictional force is trying to de-accelerate the object. De-accelerate means यह इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से यह इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस टाइम पे यह ऑब्जेक्ट रुकेगा उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी होगी। तो C से लेकर D तक इस ऑब्जेक्ट पर एक नेगेटिव वर्क डन होगा और वो वर्क डन यह 2 न्यूटन का फोर्स करेगा और उस वर्क डन की वैल्यू होगी -500 जूल, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम -500 जूल वर्क डन कर देंगे तो फाइनली इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, जो कि हमने पॉइंट डी पर अज्यूम किया है। तो हम यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये मान लो CD डिस्टेंस तक एक वर्क डन करता है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 2 इंटू CD। और मान लीजिए CD एक इतनी डिस्टेंस है कि यह जो वर्क डन है यह इक्वल टू हो गया 500 के, मींस 500 जूल के इक्वल हो गया यह वर्क डन। तो यहां से CD की वैल्यू आ जाएगी 250 मीटर। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 250 मीटर चलने के बाद यह ऑब्जेक्ट होल्ट में आ जाएगा, मींस यह ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि जब तक यह डिस्टेंस यह जो ऑब्जेक्ट है 250 मीटर चल चुका होगा तो इस ऑब्जेक्ट पे एक नेगेटिव वर्क डन हो चुका होगा 250 इंटू 2 मींस -500 जूल, और ड्यू टू दैट -500 जूल वर्क डन the net energy of this object would have become 500 minus 500 means 0। तो 250 मीटर चलने के बाद यह ऑब्जेक्ट फाइनली रुक जाएगा। फ्रेंड्स, अब अगर हमें कोई कहता है कि हमें यह डिस्टेंस निकालनी है C से D तक, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, तो क्या यह आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो यस, हम यह डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। 0 माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 स्क्वायर 100, दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में डी एक्सेलरेशन है। तो डी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? जो जितना फोर्स लग रहा है वो डिवाइड बाय जो इस ऑब्जेक्ट का मास है वो। इस ऑब्जेक्ट का मास हम बिल्कुल स्टार्टिंग में अज्यूम कर चुके हैं 10 kg। तो इस पर अब डी एक्सेलरेशन होगा 2 डिवाइड बाय 10 मींस 1/5, 1/5। तो यहां से हम अब s को निकाल सकते हैं कि कितनी s के बाद इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0
हो जाएगी अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 है और उसका एक्सेलरेशन 1/5 है, मींस -1/5 है, तो बिकॉज this is deceleration, so we put minus sign also. So from here s is equal to 100 into 5 divided by 2, and this is also equal to 250 मीटर. तो फ्रेंड्स, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके भी अगर हम ये CD डिस्टेंस को निकालते हैं तो वह 250 मीटर आता है. तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने क्या देखा है? शुरू में एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो. पॉइंट बी पर क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 500 जूल का वर्क डन हुआ और जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो गई 500 जूल और वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था. तो इस पॉइंट पर भी एनर्जी 500 जूल और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन हुआ जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट ने डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई एट पॉइंट डी. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हुआ -500 जूल का ड्यूरिंग सी टू डी एंड फाइनली एट पॉइंट डी इसकी जो एनर्जी है वह 0 हो गई और इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई. अब हम एक नई कंडीशन एज्यूम करते हैं. सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट पर फिर से एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो गया, सेम फोर्स मींस 10 न्यूटन एट सेम एंगल दैट इज 60 डिग्री. तो 60 डिग्री पर यह फोर्स फिर से एक्ट करने लग गया. तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट है और उसकी वैल्यू सेम होगी दैट इज 5 न्यूटन. तो अब यह ऑब्जेक्ट किस तरह की मोशन करेगा? तो इस ऑब्जेक्ट पर चलिए मान लीजिए अब हमें निकालना है कि यह इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन होगा. तो अब इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करने वाले दो फोर्स हैं, एक तो है 2 न्यूटन और एक है 5 न्यूटन. क्योंकि 5 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों एक ही लाइन में है जो कि लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन फर्क सिर्फ कितना है? ये जो 5 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि नेट फोर्स 5 न्यूटन इस तरफ है, तो यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा और ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डी एक्सेलरेट करेगा. तो जो वर्क डन इस 5 न्यूटन की वजह से होगा वह पॉजिटिव होगा और जो वर्क डन इस 2 न्यूटन की वजह से होगा वह नेगेटिव होगा. तो हम फिर से मान लेते हैं कि किसी टाइम पे यह ऑब्जेक्ट पॉइंट ई पर पहुंच चुका है और मान लीजिए डी से ई तक की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है. तो अब बताइए इस ऑब्जेक्ट पर नेट वर्क डन कितना होगा? तो अब इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करने वाले दो फोर्स हैं 2 न्यूटन और 5 न्यूटन और ड्यूरिंग द डिस्टेंस 100 मीटर ये दोनों ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते रहेंगे. तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव. तो वह हो जाएगा -2 इंटू 100 मीन्स -200 जूल. 5 न्यूटन की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा और वो सेम होगा दैट इज 5 इंटू 100 दैट इज 500 जूल. तो नेट वर्क डन ऑब्जेक्ट पे कितना होगा? 500 माइनस 200 दैट इज 300 जूल. तो पॉइंट डी से पॉइंट ई तक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट वर्क डन जो हुआ वह है 300 जूल. तो 300 जूल इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो पॉइंट ई पर 300 जूल हो जानी चाहिए. क्योंकि पॉइंट डी पर इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी 0 थी तो पॉइंट ई पर इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी 300 जूल हो जानी चाहिए. तो इसको अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से प्रूव करके देखते हैं. तो सिंपल है, क्योंकि इस पे 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है 2 न्यूटन इस तरफ, तो नेट 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. क्योंकि नेट फोर्स है तो एक्सीलरेटेड मोशन होगी और एक्सीलरेशन कितना होगा?
3 डिवाइड बाई 10। तो चलिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सबसे पहले हम यह निकालना चाहते हैं कि ई पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो वी स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, यू स्क्वेयर फिर से जीरो है क्योंकि जब डी पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया था तो इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो थी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और वो कितने फोर्स की वजह से है, 3 न्यूटन के फोर्स की वजह से है। 3 डिवाइड बाई मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने शुरू में ये जूम कर रखा है, दैट इज 10 किलोग्राम। तो ये 3 डिवाइड बाई 10 हो गया, इनटू में s, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की गई है 100 मीटर, सो इनटू में 100। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने जीरो स्पीड से चलना स्टार्ट किया है विद एन एक्सीलरेशन 3 डिवाइड बाई 10, तो जब वह ऑब्जेक्ट 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वह वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 60 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट E। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट E। तो अब इस वेलोसिटी की वजह से पॉइंट E पर इस ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह होगी हाफ m v e स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m हमारा 10 है, वी ई स्क्वायर रूट 60 स्क्वायर में 60, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 300, मीन्स 300 जूल काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब यह पॉइंट ई पर पहुंचेगा। तो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट डी से पॉइंट ई पर जो नेट वर्क डन हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर वह हुआ है 300 जूल, और यह 300 जूल जो वर्क डन है यह इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है। हमने इनिशियली एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से चलाना स्टार्ट किया विद एन फोर्स 10 न्यूटन, और डिफरेंट पोजीशंस पर हम कितना उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करते चले गए। हमने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से भी कंपेयर किया, और हमने पाया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो अभी हमारे पास D से E तक जो वर्क डन हुआ था वो है 300 जूल का। तो इस टाइम पे पॉइंट E पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर 300 जूल काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मान लीजिए हम फिर से इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये 5 न्यूटन का फोर्स भी रिमूव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि कितनी डिस्टेंस के बाद ये ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रहा है, तो यह एक वर्क डन करेगा, और जहां पर इस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन है वो -300 जूल के इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे जाकर ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू, मान लीजिए पॉइंट F पे जाके रुकता है तो EF इज इक्वल टू 300, तो यहां से EF की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट फिर से होल्ट पर आ जाएगा, और इसकी उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो अब अगर हमें कोई कहता है व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू F, सो दिस इज जीरो, बिकॉज हाउएवर एट मेनी पोजीशंस, जैसे कि पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक इसके ऊपर +500 का वर्क डन हुआ, B से C तक कोई वर्क डन नहीं हुआ, C से D तक मीन्स -500 का वर्क डन हुआ, फिर D से E तक इसके ऊपर +300 का वर्क डन हुआ, और E से F तक इसके ऊपर -300 जूल का वर्क डन हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट पर A से लेकर F तक बहुत सारे वर्क डन हुए हैं, लेकिन कुछ वर्क डन पॉजिटिव हुए हैं, कुछ वर्क डन नेगेटिव हुए हैं। तो जो नेट वर्क डन है वो A से लेकर F तक जीरो है। तो हम वर्क डन की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि वर्क डन
अगर आपको निकालना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, देन जस्ट टेक एनर्जी डिफरेंस, मींस डिफरेंस ऑफ एनर्जी। फाइनल पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की कितनी एनर्जी है माइनस इनिशियल पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की कितनी एनर्जी है। जैसे मान लीजिए हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम एनी रैंडम पॉइंट ए टू बी, देन वी विल राइट WAB is equal to energy of the object at point B minus energy of the object at point A. So this is also a formula for work done. तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरे टाइप की एनर्जी को स्टडी करेंगे जो कि होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, till then goodbye. Please like and share the video and subscribe the channel.